बेस्ट यहाँ पे 200 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से आपके 15 नंबर साथियों कन्फर्म हो जाएंगे। तो हर एक भाई बहन एक गृहिणी का सभी का वेलकम अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। तो चलिए बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में दोस्तों। 4 पार्ट में हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 50 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे और पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 200 प्रश्नों को जो है सेलेक्ट किया गया है। तो ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझना है। हो सके तो आप लोग भी इस क्वेश्चनों को, इन सभी क्वेश्चनों को रफ पेन लें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी टाइम के या इसी टाइप के जो है प्रश्न जो है आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे, या कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो पिछले एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। आई होप आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर अच्छे तरीके से कर भी पाए होंगे और कमेंट के माध्यम से आप लोगों को फीडबैक भी बताना है। देखिए 4 अंकों वाली बृहत्तम, देखिए 4 अंक में बृहत्तम हमारी संख्या सभी लोग जानते हैं, ठीक है, 9999 हो जाएगी। और न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या 4 अंकों की हमारी क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। और इनका क्या कह रहा है, योगफल पूछ रहा है, तो इनका योग कर लीजिएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9, 999 और 9 1 10 आ जाएगा। तो 10 और 999 किस में दिया गया है, आप देखेंगे सी ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, घटता है। यहाँ पे समझिएगा, शुरू में क्या तापक्रम कितना 28 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये बढ़ता है और प्रारंभिक तापक्रम कितना है, मान लीजिए 27 डिग्री है प्रारंभिक तापमान है, इस पर 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है जो हमारा प्रश्न पर दिया गया है, और घटता कितना है 23 डिग्री, फिर घट जाता है। तो बस जो कह रहा प्रश्न वही करते जाना है, आंसर आ जाएगा। 27 और 18 को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 45 आ गया आपका। और 45 डिग्री सेल्सियस माइनस 23 डिग्री सेल्सियस कर लीजिए, 45 में 23 आप माइनस कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन पर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी कमेंट करेंगे, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी। तीसरा प्रश्न है मान निकालना है साथियों। मान कैसे निकालना है, ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 4 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 6। अब देखिए सभी लोग जानते हैं ऋण का गुणा जब हम ऋण से करते हैं तो धनात्मक संख्या आती है, मतलब 2 बार जब गुणा होता है। तो यहाँ पे देखिए ऋण का गुणा धन आ जाएगा, फिर ऋण का गुणा धन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 बार किया गया है। अगर ऋण का गुणा 2 बार हो रहा है, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तो यहाँ पर धनात्मक मान आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 5 बार हो रहा है तो मान ऋणात्मक आएगा, तो मतलब हमारे ऋणात्मक वाले मान ऑप्शन वाले सही होंगे। तो चलिए इन गुणा कर लेते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 6, 6 चौको 24 और 5 6 30, 24 गुणे 3 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 720 आ जाएगा, जो कि माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी बार हम जल्दबाजी में कर लेते हैं, तो ये हमें कन्फर्म कर लेना चाहिए माइनस वाला या प्लस वाला, ठीक है, ताकि हमें कलम कम चलाना पड़े और मन में ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग कर पाएँ। 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है। अब देखिए समझिएगा, 8 किलोग्राम 350 ग्राम को किसने 178 ग्राम को घटाना है, तो मतलब किलो हमारा नहीं होगा, केवल हमें 178 ग्राम से घटाना है। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए ध्यानपूर्वक 4 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। या डायरेक्टली आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 8 किलो है, इसको भी आप ग्राम में कर लीजिए, तो 8 किलो का 8000 ग्राम हो जाएगा और 350 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8350 ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में आपको आसानी होगी, 8350 में फिर आपको 178 ग्राम माइनस कर लीजिए, 10 में 8 गया 2 आ जाएगा, और ये 14 में 7 गया 7 आ जाएगा, 2 में गया 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए कितना आ जाएगा। अब यही चीज़ तो हमें समझना है। अब आप बोलेंगे कि 3 किलो तो आपने लिखा नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3178 ग्राम कर सकते हैं, या यहाँ पे पॉइंट लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 में 3 गया हमारा 5 ही आएगा, ये तो हमें पता था कि 8 किलो 3 किलो दिया 5 आएगा, हमें ग्राम में करना था, तो ग्राम हमारा कितना आ गया 172 आ गया, अर्थात 5 किलो 172 आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी बार कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगता है बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन वही प्रश्न हमें कठिन लगने लगते हैं।
5वां प्रश्न दिया गया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। देखिए 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताना है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए सभी लोग जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती है, नोट कर लीजिए। और व्यास का अगर सभी को पता है, व्यास हमें d से डिनोट करते हैं और व्यास बराबर कितना होता है, त्रिज्या का दोगुना या 2r कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वृत्त की परिधि बताना है, कितना सेंटीमीटर व्यास है, 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या कर लेंगे, वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो 22/7 गुणे व्यास 2πr होता है ना, तो यहाँ पे 2πr, तो 2r का मान व्यास के बराबर आ जाएगा और पाई का मान 22/7 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। तो 2r का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अब इसको कर सकते हैं, 3.5 एक बार जाएगा और 3.5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया जा, 22/2, 2 से काट लीजिए 22 को, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 11 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। आप देखिए कौन सा ऑप्शन 11 सेंटीमीटर दिया गया है, आप लोग देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो फीडबैक करें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर वहाँ पे भी लाइक और फॉलो ज़रूर करें। जायसवाल कोचिंग सेंटर फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स मटेरियल MCQ वगैरह आपको मिलते रहे हैं और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। बात करेंगे संक्रिया दिया गया है कि 9-7 कोष्टक दिया गया है, प्रतिशत 4 गुणे 5। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता, कुछ नहीं, एक बोर्ड मास का रूल होता है। बोर्ड मास का रूल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संक्रिया जो दी गई उसको ध्यानपूर्वक समझना है, बोर्ड मास रूल को ध्यान देना है। तो 9 + 7 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रतिशत जो दिया गया है, प्रतिशत नहीं दोस्तों, यहाँ पे भाग में दिया गया है, ठीक है। भागे यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 गुणे 5 दिया गया है और बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब देखिए समझिए, पहले ब्रैकेट को तोड़ जाता है। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास ब्रैकेट तोड़ो फिर ऑफ वाला फिर डिवाइडेशन। तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा और सभी को पता भागे 4 गुणे 5 दिया गया है, ठीक है। तो यानी हम यही कर सकते हैं, 16 गुणे 4 कर लेंगे और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 9 7 16 और ये आपका भाग में था तो भाग में 16 के भाग करेंगे, क्योंकि जो आपका बोर्ड मास का रूल है, ठीक है। बोर्ड मास का रूल क्या है आपका, डिवाइडेशन पहले आता है, गुणा बाद में आता है, ठीक है। बोर्ड मास M से मल्टीप्लिकेशन होता है तो D से डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो भाग पहले आए गए तो 16/4 गुणे 5 कर लीजिए, 4 1 4, 4 चौक 16 और 4 गुणे 5 करिएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास बताना है आपको। क्या है, एक भिन्न दी गई है, उसको आरोही क्रम में सजाने का विन्यास बताना है। देखिए पहला जो दिया गया है 3/8 को, पहले ध्यानपूर्वक देखिए, संख्या वही सारी दी गई, केवल क्रम दिया गया है। संख्याएं 4 ही हैं, यही संख्याएं हैं, केवल क्रम को अदला बदला गया है कि आपको आरोही क्रम में बताना है। तो कैसे करेंगे, सर्वप्रथम पहले ऑप्शन लीजिए, 3/8 लिख लीजिए। 3/8 को जब सॉल्व करेंगे भाग 0 आ जाएगा, 0 कितने जब आएगा, 8 24 और 8 7 56, 0.37 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा 5/6 का निकाल लेते हैं, 0 ही आएगा। दशमलव में कितना आ जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिए, 6 8 48 आएगा, क्योंकि 50 हो जाएगा तो 6 8 48 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, ये 83 आ गया। इसके बाद आपको क्या कर लेंगे, 2/3 का निकाल लीजिए। तीसरा जो है 2/3 का 0.18 आ जाएगा और 18 0.66 आएगा। इसके बाद 5/9 का निकाल लीजिए, तो 5/9 का क्या आ जाएगा, बराबर 0.55 समथिंग ऐसे आ जाएगा आपका। अब देखिए कौन सा नंबर 1 पे आ रहा है, देखेंगे 0.37 नंबर 1 पर आ रहा है ये, और ये आपका जो इंड वाला है 0.55 ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, क्योंकि छोटे से बड़े में हमें जाना क्या कि आरोही क्रम बता रहा है ना, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो 0.37 पहले आएगा, यानी 3/8 पहले आएगा, फिर 5/9 आएगा, फिर इसके बाद आपका कौन सा आएगा, 2/3 आएगा और फिर अंत में आएगा 5/6, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी वाला जो दिया गया है, 3/8 5/9 2/3 5/6, ये हमारा आरोही क्रम के विन्यास पर सही दिया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्टिन के बाद कुछ मार्बल हैं। मार्टिन के पास जो है यहाँ पे कुछ मार्बल हैं, उनमें क्या वो 14 खो दिए हैं, फिर भी उसके पास 6 रह गए हैं। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, यानी कोई भी व्यक्ति है, उसके पास क्या है, कुछ मार्बल हैं जिनमें 14 वह खो देता है
और 6 उसके पास रह जाते हैं। 14 उसने खो दिया, 6 उसके पास शेष हैं, 14 6 कर लीजिए, 20 उसके पास प्रारंभ में मार्बल होंगे। ठीक है, तभी वो 14 खोने के बाद 6 प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे 20 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल साधारण सा प्रश्न था और ऐसे ही आपके एग्जाम पर भी पूछे जाएंगे। अब इनको सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, सरल कीजिए सभी लोग, ध्यानपूर्वक समझिए क्या दिया गया है। देखिए 1/3 धन 7/9 दिया गया है, भागे यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रतिशत मतलब यहाँ पे भागी हो गया 7/10 और 5/4 दिया गया है। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 1/3 धन 7/9 भागे 60/10 गुणे 5/4। अब इसको आपको क्या करना है, 5 कम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या गया 7 आप क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली इतना 7/8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम भागे 7/8 यहाँ पे आपका लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये 7/8 लिख गया आपका, इतना आ गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये भाग की संक्रिया है। ठीक है, भाग की संक्रिया को जो हम गुणे की संक्रिया में बदलने होते हैं तो ये हमारा जो अंक होता है वह क्या है, पलट जाता है। तो 8/7 हमारा हो जाएगा, क्या है 8/7 हमारा हो जाएगा ना, सभी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर गुणा करके हम 8/7 कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि इसके करने से पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इतना करने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा कि 1/3 है, फिर आपको गुणा कर लेना है। और गुणा करेंगे कैसे करेंगे, सभी जानते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, 8/9 आ जाएगा, यानी 1/3 धन 8/9। यहाँ पे देखिए आपका एलसीएम 9 ही आएगा। ठीक है, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3 आ जाएगा, 9 एक का 9 8, 8 3 11/9 आ जाएगा। तो सरल करने के बाद हमारा जो मान प्राप्त हुआ 11/9, जो कि आपका बी ऑप्शन पर दिया गया है। आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। 2.6 गुणे 0.91 की वैल्यू हमें निकालना है। चलिए सभी लोग फटाफट सॉल्व कीजिए, कैसे निकालेंगे। देखिए 2.6 गुणे 0.91 दिया गया है। ठीक है, तो पहले 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 26 ही आएगा। फिर 9 का जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। 9 छक्का 54 आ गया, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 18 5 23 आ गया, यहाँ पे इतना आ जाएगा। और शून्य का तो गुणा कोई हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब हमें वैल्यू यहाँ पे लिख लेना आपको नीचे। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू 6632। अब पॉइंट कितने अंक बाद लगाना ये भी आपको समझना है। ठीक है, तो एक अंक तो आपका ये हो गया और 2 अंक यहाँ है, तो 3 अंकों बाद हमें पॉइंट लगा लेना था। 2.366। ठीक है, तो 2.366 जो फर्स्ट ऑप्शन है वह हमारा सही हो जाएगा। ये दशमलव वाले हमें ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, जो गुणा में होता है, एक बार और समझा देता हूँ। 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया, तो टोटल 3 पॉइंट हो गए। तो अंत से हमें 3 अंकों के बाद ही पॉइंट लगा देना है, तो 2.366 हो जाएगा। दिया गया 2√64 ऋण 3 ऋण 64 का मान बताइए। अर्थात जो ऐसे दिया हुआ है 2√64 माइनस 3 √64 का मान बताना है। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे जो आपका 64 है यहाँ पे, ठीक है, 2√64 ही है। अब देखिए मतलब ये क्या, जो वर्गमूल घनमूल से मतलब हो जाता है, ये जो दिया गया है। ठीक है, जैसे 2√64 दिया गया, मतलब ये किसी संख्या का वर्ग होगा। तो 8 अठाई 64 होता है, तो 8 का वर्ग हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो √8 का वर्ग हो जाएगा। और जो माइनस दिया गया है 3√64 था जो आपका 364, मतलब ये क्यूब में आएगा। क्यूब में आएगा मतलब ये 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब √ के अंदर, 4 चौक 16 चौक 64। तो घनमूल और वर्गमूल ये आपने समझ लिया। तो आपका कितना निकल के आएगा, 8 का वर्ग है 8 निकल आएगा, -4 है तो 4 निकल आएगा। 8 - 4 कर दीजिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर वर्ग है, ठीक है, दोनों रूट के अंदर, इसको बाहर निकालेंगे तो वर्ग आपका हट जाता है। तो 8 - 4 कितना हो जाएगा, तो 4 ही मान तो प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि -0.008 का घनमूल क्या होगा। चलिए समझते हैं क्या घनमूल का मान प्राप्त हो जाएगा। घनमूल निकालना है, मतलब यहाँ पे 3 लग जाएगा ऑलरेडी, और √ के अंदर -0.008, ये आपका मान दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम ये दशमलव हटाना है, दशमलव 3 अंक बाद दिए गए हैं, तो दशमलव हटा लेंगे, मतलब इसके भागे अगर हम 1000 का भाग कर देंगे तो ये दशमलव हमारा ऑलरेडी हट जाएगा। हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो फिर हमारा मान कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 3 आपका ऑलरेडी रहेगा, और माइनस का 8 बटे कितना आ जाएगा, 1000 यहाँ पे आ जाएगा।
अब 1000 माइनस रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब 8 को क्या हम कैसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का क्यूब बना के लिख सकते हैं, और 1000 का 10 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब और 10 का क्यूब आ गया, और यहाँ पे क्यूब में ही निकलेगा, ये भी जानना है। घनमूल दिया गया मतलब घनमूल से ही हमारा बाहर निकलेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, 2/10 हमारा इससे बाहर निकल आएगा। अब आप लोगों ने कैसे देखिए ध्यानपूर्वक, ये आपका 2 का क्यूब आ गया और नीचे 10 का क्यूब, तो कैसे निकले, इसका जो वैल्यू आएगी 2/10 ही आएगी। और 2/10 का मान कैसा कितना होगा, 2/10 का मान सभी लोग जानते हैं, दशमलव आ गया, 0 आ गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो आपका 2/10 का मान होगा 0.2 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.2 वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा मान जो माइनस में दिया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था, 2 लाइन का प्रश्न था। 13वां प्रश्न है, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा का मान क्या होगा। ऐसे देखिए, निकटतम सैकड़ा का मान एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम पर पूछा गया है। अभी तक मैं जितने देखा हूँ आपके प्रीवियस एग्जाम में, एक प्रश्न जरूर इससे आता है, निकटतम मान से। सैकड़ा आ जाए, हज़ार आ जाए, लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, ठीक है। तो निकटतम मान सभी लोग समझते होंगे, 496 318 इनका योग कर लीजिए, 8 6 14, 9 1 10, 11 4 3 7 1 8, 814। तो निकटतम सैकड़ा हमारा 800 आ जाएगा, ठीक है। अगर 850 के ऊपर होता तो फिर आपका ये 900 में गिना जाता, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि 4 - 1/7 की वैल्यू निकालिए। बहुत ही नॉर्मल आसान सा प्रश्न है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 4 ऋण 1/7, तो भैया कुछ नहीं, एलसीएम 7 आएगा, सचोक 28 लिख लीजिए, -1 कर लीजिए, 28 - 1/7 मतलब आपका क्या आ जाएगा, 27/7 आएगा, ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन है। या इस प्रकार से भी दिया रहेगा, 3 सही 6/7 भी आपको इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह भिन्न में आता है तो भिन्न में इस तरह आप लोग लिख सकते हैं पूर्णांक पर, और 27/7 है, और इस टाइप से भी आपको ऑप्शंस दिया जा सकता है। 9/4 धन 3/4 का मान बताइए। बहुत ही आराम, इसमें एलसीएम आपसे आना चाहिए। 9/4 धन 3/4 की वैल्यू, इसमें तो सेम है, एलसीएम 4 ही आएगा, दोनों सेम है, तो बस बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 9 3 12/4 कर दीजिए सीधा ऊपर, तो 12/4 एकम 4 4 3 12, 3 हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए। और सभी को पता है 15 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, और टोटल सभी को पता है इससे हम काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए 50-50 प्रश्नों का 4 सेट आपके करेंगे। 4 पार्ट में आपको 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिवाइड किया गया है, और ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके 15 नंबर कन्फर्म कर देंगे, और जो पेडागोजी की क्लास है वो आपके 15 नंबर कन्फर्म कर देंगे। यानी मैथ्स में जो आपका टेंशन है 28+ लाने का, वो ज़रूर आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर है तथा गहराई 1 मीटर है, तो आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा। अब देखिए समझिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। जो अंत में एक लाइन दे दिया गया ना, यही हमारा कंफ्यूज कर देता है, यही प्रश्न को बड़ा कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे, आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए सभी लोग जानते हैं एक आयताकार टंकी है, तो टंकी का अगर इसका हम निकालेंगे तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को किससे डिनोट कर सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ऊंचाई को एल से, कुछ से भी डिनोट आप लोग कर सकते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई कितनी दिया गया है, 6 मीटर, चौड़ाई 24 और गहराई 1। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट आपका हो गया है। मिसप्रिंट क्या है कि चौड़ाई 2.4 ही दिया गया है, 24 नहीं दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को, क्योंकि फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, 2.4 दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2.4 कर लेना है। 6 गुणे 2.4 गुणे 1 कर लीजिए। अब देखिए 6.24 गुणे 1 दिया गया है, अब इनको गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 14.4 आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 आ जाएगा, 4 छंग 24, ठीक है। तो 14.4 आ गया। अब देखिए ये आयतन आ गया, लेकिन प्रश्न क्या कहा है कि आधा भरा हुआ टंकी का जल का आयतन होगा, तो आधा भरा हुआ है मतलब बटे 2 कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 7.2 आ जाएगा, 7.2 घन मीटर, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ, 6 मीटर और 2.4 मीटर और 1 मीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, एक टंकी का आयतन हो गया, ठीक है। इसका जब गुणा कर लेंगे मान हमारा 14.4 प्राप्त होगा,
लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, आधा भरा हुआ टंकी, ये पूरे टंकी का मान हमारा आ गया, लेकिन आधा भरा हुआ टंकी का जल बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वह क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। देखिए दो समांतर रेखाएं, देखिए हम रेखा खींच रहे हैं, मान लीजिए एक रेखा खींच रहे हैं, ये दो रेखाएं खींच रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या होगी। देखिए जो एक समांतर रेखा है, समांतर मतलब समान अंतर में है, जब समान अंतर में है तो भैया बराबर ही रहेगी उनकी बीच की दूरी, अंतर जब समान होगा तो बराबर ही रहेगा, ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह पूछा जा रहा है कि 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण होगा, किसका होगा, न्यून कोण का, अधिक कोण, सम कोण, प्रतिवर्ती कोण। देखिए इससे एक प्रश्न जरूर आना है, कोण से संबंधित एक प्रश्न आएगा, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, प्रतिवर्ती कोण, इससे जरूर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रतिवर्ती या बृहद कोण ये दोनों सेम है। देखिए 90 से छोटा हो तो न्यून कोण कहलाता है, 90 डिग्री से छोटा है अगर तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहला जाएगा, 90 से छोटा है, सॉरी यहाँ पे बड़ा का चिन्ह गया, ऐसे होगा, 90 से छोटा जो मान होगा वह न्यून कोण होगा। और अधिक कोण जो होता है वह सभी को पता है कि 90 से लेके आपका कितना होता है, 180 तक का जो हमारा होता है वह कौन सा कहलाता है, अधिक कोण की कैटेगरी पे आता है, एक 90 से ज़्यादा और 180 से कम। और सम कोण सभी होगा, 90 डिग्री को सम कोण कहते हैं। और प्रतिवर्ती या रिज कोण, सरल कोण 180 अंश का होता है, रिज कोण, सरल कोण 180 कहते हैं। और प्रतिवर्ती या जो वृहद कोण है उसे हम कितना कहते हैं, 270। ये कितने आपका 180 के ऊपर जो है हमारा ये वृहद या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, और 180 को रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। अगला है 108 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब हमें एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम और एचसीएफ तो आई होप आप लोगों से बनता ही होगा, बहुत ही आसान है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 108 और 144 का एलसीएम निकाल लेना है। देखिए चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक साथ निकालना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अलग अलग बहुत टाइम लग जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कीजिए, 2 तेईं 6, 2 सत्ते 14 और 36 दूनी 72, 36 आ जाएगा, और यहाँ पे 27 आएगा, फिर 2 दूनी 4 ही होगा, और आपका फिर 2 से करेंगे तो 27 आ जाएगा और 18 आ जाएगा, फिर एक बार 2 से आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, जब 2 से करेंगे तो फिर 27 ही रहेगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब आपका 3 से डिवाइड होगा तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, फिर 3 करेंगे, यानी 3 कितने बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं 4 बार। यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 आ रहा है, 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 3, इतना मान प्राप्त हो रहा है। अब इनका गुणा कर लीजिए, बहुत ही आसान हो गया आपका, ठीक है। अब 2 की घाते 4 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 तीक 48 गुणे 9 कर लीजिए, 432, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप जो है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताना है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, अधिक कोण, समकोण। देखिए समझिएगा, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। देखिए जो ऑप्शन दिए गए इनको हमें आना चाहिए, त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। कैसे करेंगे, समबाहु त्रिभुज जो होता है मतलब एक भुजा बराबर होनी चाहिए, समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और अधिक कोण मतलब एक जो होता है त्रिभुज में एक कोण जो होता है, यहाँ पे यह कह सकते हैं कि एक समकोण हो, फिर इसमें समद्विबाहु 2 कोण समकोण होना चाहिए। अधिक कोण में जो है एक कोण 90 से ऊपर होना चाहिए, और समकोण मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। अब देखिए समझिएगा, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वह होगा समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसे, अब समकोण त्रिभुज का हमें याद आएगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी एक कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग। अगर कोई एक बड़ी संख्या जो है मान लीजिए 13 का वर्ग सबसे बड़ा है बराबर 5 का वर्ग धन 12 के वर्ग के बराबर होगा, तो आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 13 का जो वर्ग होता है 169 होता है,
और 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, तो 25 और 144 भी 169 होता है। अर्थात जो ये आपका दिया गया है, तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो त्रिभुज का प्रकार हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? अब देखिए ट्राई साइकिल यानी कि ट्राई साइकिल या रिक्शा कह सकते हैं, जो सभी लोग जानते होंगे। पीछे जो होते हैं 2 चक्का होता है, एक आगे चक्का होता है, ठीक है, ये कहलाती है हमारी ट्राई साइकिल। अब एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए होते हैं, तो 3 गुणे 9 कर दीजिए, 9 3 27 पहिए हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए। 21/2 मीटर लंबी रस्सी से 37/8 मीटर काटा गया शेष रस्सी की लंबाई बताना है। अब देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है साथियों। 21/2 माइनस 37/8 कर लीजिए, एलसीएम कितना आएगा? 8 ही आएगा। बटे में 2 का यहाँ पे करिएगा 4 बार जाएगा, 4 का गुणा किससे होगा? 21 से होगा, 84 आ जाएगा। माइनस 8 एकम 8, 84 गुणे 37/8 आएगा। 84 गुणे 37/8 बराबर 47/8 मीटर, जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मान ज्ञात कीजिए 37.188 भागे 3.6। चलिए मान निकाल लेते हैं, कैसे मान आएगा ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे आपका दिया गया है 37.188 भागे 3.6। अब देखिए अगर दशमलव हटाना हो तो सभी कहता है यहाँ पे 3 दशमलव है, तो भागे में हम क्या है 1000 का गुणा कर देंगे और ऊपर 10 का गुणा कर देंगे, तो हमारी वैल्यू दशमलव हट जाएगी। तो ये 0 से 0 कर गया, नीचे डबल 0 लगा देना है। मतलब कितना आ गया? 37.188/3600, इतना लिख लेना है। 37.188/3600 ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको कट कर देना है। चलिए कट करिए, सभी लोग ध्यानपूर्वक कट कीजिएगा। कैसे होगा? 18 दूनी 36, 18 से कट करते हैं। चलिए 18 दूनी 36, 200 आ गया, और यहाँ पे 18 दूनी 36, 2 1 बचेगा, 100 तो 1 में नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आपका है तो 18 छक्का और 18 छक्का, ठीक है, 2066/200 आ जाएगा। इसको जब आप फिर 2 से काट लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा? 1033 आ जाएगा। 1033/100 आ जाएगा। तो नीचे 100 है तो फिर वही 2 अंक बाद दशमलव का जी 10.33 आ जाएगा। अब देखिए कैसे, 1033/100 है, तो 100 कब लगाते हैं? 2 अंक बाद अगर दशमलव, तब हम 100 कर देते हैं। इसको 100 हटाना है तो 2 अंक बाद हम दशमलव का दें, 10.33 आ जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट करें, मैं फिर से जो क्लास आएगी इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझा दूंगा। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज, एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा जो आप 2 सेकंड में आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ध्यानपूर्वक समझिए, ट्रिक के साथ समझिए और कंसेप्ट के साथ भी समझिए। जो होती है ट्रिक जहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करें वही हम बताएंगे आपको, परेशान करने के लिए आपको नहीं बताया जाएगा। देखिए 999 तथा इनके बीच, मतलब 1000 से लेके 2999 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं? 1000 ही आएगी ना 4 अंकों में संख्या, कितनी संख्याएं आएंगी? तो इसके लिए हमारी 2000 संख्याएं आएंगी। बी ऑप्शन। अब बोलेंगे कैसे? देखिए नॉर्मल सी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपका प्रश्न आ गया कि 1 से लेके 100 तक के बीच कितनी संख्याएं होगी, ठीक है, कितनी संख्याएं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? हम लोग अधिकतर 100 - 1 नहीं करेंगे कि 99 संख्याएं आएगी, इसे गलत कर देते हैं आप लोग, यही गलती हो जाती है। 100 - 1 नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 100 के बीच, तो 1 से मतलब 2 से हम स्टार्ट हो जाएगा, 2 3 4 और यहाँ तक 99 तक होगा, तो 1 और 1 2 माइनस करना हमेशा, क्या 2 माइनस कर लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच कितना है सभी लोग समझ गए होंगे, तो 2000 आपका ऑलरेडी आ जाएगा। अब देखिए आप लोग भी नहीं समझ पाए, और एक अच्छे तरीके समझ लेते हैं, ठीक है। 0 से लेके जब 10 आए, तब मान लीजिए 1 से लेके 10 तक दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आए, क्योंकि इनके बीच निकालना है, वो संख्या को नहीं लेना है। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही संख्याएं हो रही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं आएंगी? 2000 संख्याएं होंगी।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिना कोई शेष फल के निम्न में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करती है? 9361 को बिना कोई शेष फल के। अब देखिए बहुत ही अजूबा प्रश्न पूछ लिया गया। देखिए समझिएगा ध्यानपूर्वक। बिना कोई शेष फल के कौन सी संख्या जो है 936 को विभाजित करेगी? अब देखिए 19 को आप लोग डिवाइड कीजिए, या आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए 9 धन 6 करके लिखिए, जो आपकी सम संख्या है उनको कर लीजिए और फिर माइनस कर लीजिए जो भी सम संख्याएँ हैं। 3 धन 1, तो 9 6 15 आ गया, माइनस 3 3 1 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, तो 15 में 4 जाएगा, कितना आएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 आपका हो जाएगा। तो 11 यहाँ पे कर भी कर सकते हैं आप लोग। 11 8 88 करेंगे, 5 आ जाएगा, 56 बचेगा, 11 5 55 करेंगे, 1 बचेगा, 11 बचेगा, 11 कम 11, तो 11 से हो जाएगा ना? बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। या प्रत्येक ऑप्शन का भाग करके आप लोग कर सकते हैं, या आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3/2 में कितने बड़े आधे हैं? ये काफ़ी बार पूछा गया है कि कितने आधे हैं। कोई भी संख्या दे दी जाती है, चाहे सी टेट की बात करें, MP टेट वर्ग 3 की बात करें, चाहे आपके UP टेट की बात करें, चाहे रीट एग्जाम की बात करें। ये ऐसा प्रश्न है जो काफ़ी बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 में कितने आधे हैं, या एक सही 1/2 भी दे दिया जाता है, कितने आधे हैं। तो एक सही 1/2 दिया जाएगा, तो इसको हम 3/2 में ही डिनोट कर लेंगे। 2 1 कम 2 1, 3/2। तो 3/2 में कितने आधे? 3/2 भागे 1/2, और ये भाग को जब हम गुणा की संक्रिया करते हैं तो ये हमारी जो संख्या होती है पलट दी जाती है। तो 3/2 भाग की जगह गुणा करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3/1 आएगा, मतलब 3 आ जाएगा, इसलिए हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल आसान प्रश्न है, ऐसा नहीं है, इतने कठिन भी नहीं रहते हैं जितना हम सोचते हैं। केवल मैनेजमेंट करना है, क्योंकि समय की सभी को पता है, समय जितने क्वेश्चन होंगे उतना ही टाइम रहता है आपके पास, उतने ही मिनट रहते हैं। 44 ऋण 6 धन 43 गुणे 2 माइनस 87 स्क्वायर होगा। इसके लिए भी आपका बोर्ड मास का रूल आपसे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का हर एक क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। MPTT की बेहतरीन तैयारी चल रही है आपके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 44 + 43 दिया गया है, ऐसा हम कर लेते हैं एग्जाम पर। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है ये हमें ध्यान देना है। बोर्ड MAS ब्रैकेट ऑफ या का वाला जो आता है प्रश्न, इसके बाद डिवाइडेड भाग करना है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है, गुणे करने के बाद फिर आपका प्लस करना है। तो पहले गुणा कर लेते हैं। 43 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 44 - 6 धन 86 ऋण 87। अब आप करेंगे, यहाँ पे घटाना मत दीजिएगा कि 46 - 87 1 कर दीजिए, यहाँ घटाना नहीं है। पहले घटाने के पहले क्या आता है? जोड़ना आता है। तो 44 और 86 को पहले जोड़ना है आपको, कितना जाएगा? 130। फिर माइनस को माइनस के साथ जोड़ लीजिए, -6 और -87 कितना आ जाएगा? 93। तो 130 - 93 कितना आ जाएगा? 37। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ना और घटाना है आपको। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी? वर्ग की परिसीमा बांध। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा या भुजा गुणे 4, इतना तो सभी लोग जानते होंगे। भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा होती है। तो भुजा हमारी 8.2 है, गुणे 4 कर लीजिए, बराबर कितनी आ जाएगी? 32.8 आ जाएगा। 2 चौको 8 और 4 8 32, एक अंक बाद 32.8 आ जाएगा। मतलब जो तीसरा ऑप्शन दिया गया कि 32.8 सेंटीमीटर, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल साधारण सा प्रश्न है, ये आप लोग 20 से 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है, तो टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल जो है रह गया होगा? नॉर्मल सी बात है, साधारण सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 20 लीटर में 3 लीटर क्या रिसाव हो गया, बचा उसमें टोटल 17। अब 70 लीटर का हमें प्रतिशत निकाल लेना है। 17 में कितने? 20 लीटर में 17 बचा है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100। 17 पना कितना होता है? 17 गुणे 5 करेंगे, 17 पना 85, तो 85% आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 17 बचा है, टोटल 20 था,
और टोटल 100 कर लेना है, ये आपका प्रतिशत निकल आएगा। 5 20 पंचे 100, 17 अपना 85% क्या आ जाएगा आपका पेट्रोल शेष बच गया है। अगला प्रश्न, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। देखिए समझिए, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये, तो 3/20 कर लीजिए, इससे एक पेंसिल का मूल्य निकल आएगा। एक पेंसिल बराबर कितना आएगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा 20 रुपये है और 3 पेंसिल आते हैं, तो एक पेंसिल की कीमत 20/3 आ जाएगी। और इसमें जो है आपका 6 दर्जन टोटल पेंसिल का मूल्य पूछा जा रहा है। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 6 में कितना आ जाएगा 12 6 72, तो यहाँ पे 72 गुणा कर लीजिए। ये वैल्यू आपकी दी गई, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 एक कम 3 और यहाँ पे करेंगे 24 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 20 गुणे 24 करिए, आपका आंसर आ जाएगा 24 दूना 48, 24 गुणे 20 करेंगे, 24 दूना 48, 480 हमारा आ जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा, 480 रुपये हो जाएगा 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य। अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और इस चैनल पे दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक पार्ट आपको आसानी से मिल सके, क्योंकि 200+ क्वेश्चनों का यह प्रश्नों का यह सीरीज चल रही है। और फर्स्ट सीरीज में हम 50 प्रश्न ही करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 1 + 2 + 3 डैश 10 - 50 का मान बताइए। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न आपको लिखेगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है आपके एमपीटेट में, सिलेबस के बाहर है, और इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाता जितना आप लोग समझते हैं। लेकिन फिर भी हम दोस्तों ऐसे प्रश्न किस टाइप से कर सकते हैं। देखिए इसके लिए बहुत ही 2 लाइन का प्रश्न है, इतना कठिन भी प्रश्न नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है n × n + 1/2, ठीक है। n हमारा यहाँ पे 10 ले लेना है, और यहाँ पे आप लोग -50 कर सकते हैं, क्योंकि -50 आपका यहाँ पे अलग निकाल लेना है। इतने से लेके 10 तक के वैल्यू जो मान होता है n × n + 1/2, इसलिए क्या आ जाएगा n × यानी 10, n + 1 × 10 +/2 -50 कर दीजिए, आसान है। तो 10 गुणे 11/2 -50 आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणे 11, 11 पचे कितना होता है 55, और 55 में 50 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगी वैल्यू 5 ही मान प्राप्त होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, और साधारण से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। दोस्तों यदि प्रेक्षण x, x3, x5, x7 और x10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देखिए इनका पहले टोटल कीजिए, x 2x 3x 4x 5x, टोटल 5x हो जाए, धन 5 3 8 8 7 15, और 15 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 कर लीजिए। और टोटल कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं, तो बटे में हम यहाँ पे 5 कर लेंगे, और बराबर माध्य कितना दिया गया है 9 दिया गया है। इतना सॉल्व कर लीजिए। यही चीज़ हमें निकालना नहीं आता एग्जाम पर। अगर जल्दी हम ये चीज़ निकाल लें तो भैया गुणा भाग तो सब कोई कर लेता है, यही चीज़ निकालना कठिन होता है। और इसी के लिए ये क्लासेस चल रही है आपकी, ये आपका मैराथन क्लास चल रही है। तो 5x धन 25/5 बराबर 9, इतना आपने लिख लिया, ठीक है। देखिए बटे में 5 है, तो आप लोग बटे में 5 है तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कितना बचेगा, 5 किस में भाग दिया जाएगा, कितना बचेगा आपका x धन 5 ही बचेगा। x धन 5 बराबर 9 हो जाएगा आपका ऑलरेडी। x बराबर क्या आ जाएगा 9 - 5, यानी आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। क्या आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है, तो अंतिम 3 प्रेक्षण x धन 5, x धन 7 और x धन 10 है। अंतिम 3 यही हमारे दिए गए हैं। तो x की वैल्यू 4 है, तो 5 4 9, और 7 4 11, और 10 4 14, 9 11 14 आएगा। टोटल हमारी 3 संख्याएं हैं, बटे में 3 कर दीजिए, 9 11 14 को प्लस कर लीजिए, 34/3 कर लीजिए, यानी लगभग 11.33 आएगा। तो देखिए 34/3 ही आपका दिया गया है, या ऑप्शन में दशमलव में दे दिया जाएगा तो 11.33 आएगा। बाकी आपका यहीं से आंसर निकल आया 34/3 होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह क्या होगा। समझिएगा ध्यानपूर्वक।
क्या कह रहा है, देखिए एक किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। जब समकोण पर विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज कहलाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण जो है एक दूसरे के समकोण पर कर रहे हैं, इसलिए वह समचतुर्भुज कहला जाएगा। कार्तीय तल में बिंदु ऋण 2 ऋण 3 किस पाद में स्थित होंगे, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यहाँ पे तीनों जो होते हैं मान धनात्मक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो चतुर्थांश में मान होता है ऋण और धन होता है, और यहाँ पे दोनों ऋणात्मक होते हैं तृतीय चतुर्थांश में, और चतुर्थ में पहला धन और दूसरा ऋणात्मक होता है। पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक, दूसरे में पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं। दोनों माइनस दिया गया तो तृतीय में आ जाएगा, इसलिए तृतीय पाद में आ जाएगा या तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस द्वारा, 1/4 कार तथा 3 किलोमीटर पैदल चला, तो उसकी यात्रा बताना है। यानी हम मान लीजिए कहीं वह व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए वह एक्स यात्रा कर रहा है, दूरी उसकी मान लीजिए x किलोमीटर है, ठीक है। तब देखिए ट्रेन द्वारा जो चलता है, क्या चलता है, यहाँ पे दिया गया है 2/5वां भाग, तो ट्रेन द्वारा चली गई यहाँ पे दूरी 2x/5 हो जाएगी। लिख लीजिए रफ में, ट्रेन द्वारा यानी कर दिए 2x/5। इसके बाद 1/3 भाग बस द्वारा, तो बस द्वारा 1/3 मतलब x/3 भाग आ जाएगा। कार द्वारा कितना चल रहा है, 1/4, तो कार बराबर क्या आ जाएगा, x/4 आ जाएगा। और पैदल आपका कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर, तो पैदल आ जाएगा। इतना आपने लिख लिया। अब चलिए क्या करना है आपको, अब डायरेक्टली कर लिए। टोटल आपका x दूरी चलता है, x में से क्या क्या माइनस करेंगे, 2x/5 धन x/3 धन x/4 बराबर 3 किलोमीटर पैदल भी चलता है। x माइनस 2x/5 है। अब देखिए 5, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। 5, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, कितना आएगा एलसीएम, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। 5, 3, 4 का एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा, चलिए आपने एलसीएम निकाल लिया। 5 3 15, 15 चौको 60 दिया गया वैसे। चलिए 60 एलसीएम कर लीजिए। 2x का यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितने बार जाएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। एलसीएम बहुत ही आसान होता है समझने के लिए। कितना आ जाएगा ऊपर, देखिए 5 का भाग करें 60 बार, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, x ऊपर आ जाएगा। धन 3 का करेंगे 60 में 20 आएगा, 20x आ जाएगा। तीसरे में आएगा 4 का 60 करेंगे 15x आ जाएगा, 15 चौको 60 और बटे में 60 और बराबर 3 आ जाएगा। तो 24, 20 और 15 इनको प्लस कर लीजिए, 24, 20 और 15 को, तो 24, 20, 15 59x आएगा, देख लीजिए। तो x माइनस 59x बटे 60 बराबर 3, इतना ही निकालना है, इतना ही तो है आपका, ठीक है। तो अब आप करना क्या है, देखिए x माइनस 59x दिया गया है, और ये जो नीचे 60 था, ये 60 गुणे 3 यहाँ पर आपका आ गया, और x में 59 माइनस करेंगे तो टोटल कितना बचेगा आपका, ध्यानपूर्वक समझिए x। और ये भी आपको समझना है कि x माइनस 59x दिया गया है, ठीक है। तो अब आपने ये तो डायरेक्टली हम कर देते हैं कि 60 है, यहाँ पे गुणा कर दिए, लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझते हैं कि x माइनस 59x बटे यहाँ पे 60 था, तो यहाँ पे 60 था मतलब यहाँ पे भी 60 का गुणा होगा, तब ये जाके बराबर 3 के साथ गुणा 60 से होगा, ठीक है इसका। तो यहाँ पर भी 60 का हुआ होगा, ये हमें डायरेक्टली हम समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो। तो 60x माइनस 59 बराबर x की वैल्यू आ जाएगी, और x बार यहाँ पे 60 गुणे 3 करेंगे 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 तो x की वैल्यू यहाँ पे 180 आ गई आपकी, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था, कितने किलोमीटर होगा,
तो यहाँ पर 180 किलोमीटर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि x धन 1/x बराबर 5 के लिए x धन 1/x का मान बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, x धन 1/x बराबर 5 के लिए x धन 1/x का मान निकालना है। चलिए फटाफट मान निकालिए आप लोग, कितनी वैल्यू आपकी आ रही है, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर धन 1/x² बराबर वैल्यू होती k-2, ये जान लीजिएगा। k कोई भी मान सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। x² धन 1/x² का मान निकालना है, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम नहीं हैं। x² धन 1/x² का मान होगा, और ये चीज़ जब पूछी जाती तो आपको k² - 2 कर लेना है। k कोई भी हो सकता है, तो k² माइनस मतलब जो मान दिया गया हो, तो 5² - 2 कर लीजिए, 25 - 2 कितना आएगा, 23 आ जाएगा। सी ऑप्शन डायरेक्टली सही हो जाएगा। कब होगा, जब x² बटे 1/x² के रूप में हो। n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक क्या होगा। n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक क्या होगा, n-3 होगा, क्योंकि इसके लिए जो फार्मूला होता है nc2 - n बराबर n इंटू n-1/2 - n, क्या जाएगा n-3। 248 धन 52 धन 144 का मान बताइए। अब ये आप लोग देखेंगे ऐसा नहीं दिया गया है, रूट में दिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा रूट है, ये ऐसा रूट है, ये रूट यहाँ पे लगाना भूल गए क्योंकि वो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है आपका। अब आप लोग समझ भी गए होंगे कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर। तो पहले छोटे रूट को हम तोड़ते हैं, 144 जो हम रूट को तोड़ेंगे, 144 किसका वर्ग है, सभी लोग 12 का वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 12 धन 52 पे आ जाएगा, क्योंकि ये रूट हम तोड़ चुके हैं, 12 कर चुके हैं, और यहाँ पे आपका 248 धन होगा ही होगा, ठीक है। रूट के अंदर 52 और 12 को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 248 धन अंडर रूट 52, 12 को हमने प्लस किया, 64 आ गया। 64 को रूट को तोड़ें, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 × 64, 8 का वर्ग होता है ना, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, डायरेक्टली हम 248, वो रूट टूट गया, अब आप यहाँ पे 8 कर लेंगे। 248 को 8 से प्लस कीजिए, 256 होता है कि नहीं होता है। तो अंडर रूट 256 बराबर ये किसका वर्ग है, 16 का है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, छोटा, पहले रूट को तोड़ते जाना है, तोड़ते तोड़ते आपका मान प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार के प्रश्न। माना दिशाओं को इस प्रकार घुमा जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा हो वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दिखाई देगा या दर्शाई जाएगी। समझिएगा क्या प्रश्न कह रहा है। पूर्व होता है ये, पश्चिम होता है ये, उत्तर होता है ये, दक्षिण होता है ये, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट भी होता है, वेस्ट होता है, और नॉर्थ होता है नीचे, साउथ। ये आपने नोट कर लिया। प्रश्न, माना दिशाओं को इस प्रकार घुमा जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व है। अब दक्षिण पूर्व जो दिशा होगी हमारी, ये वाली दिशा कहलाएगी। यह जो दिशा है उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। इस दिशा को अगर हम उत्तर प्रदर्शित कर दें, यानी कि जो ये डिग्री कोण है, ये कितना अंश का है, 135 डिग्री का है। 135 डिग्री को घुमा दिया जाए, तब पश्चिम दिशा किधर जाएगा, तब जो है पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा आपका कौन सा है, ध्यानपूर्वक समझिए, इसको हम डिनोट कर लेते हैं। ये आपका पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा को यहाँ से अब आपका कितना जाएगा, 135 डिग्री जाएगा। 135 डिग्री कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो ये जो हमारी दिशा है कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी। एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि इस प्रकार दिशा घुमा जाए दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा ये हो गई कि उत्तर प्रदर्शित हो जाए। तो यहाँ पे दक्षिण की और उत्तर, यहाँ पे उत्तर आ जाए, मतलब कितना अंश घूमेगा, ये टोटल जो अंश आपका आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। 90 आपका तो ये हो गया, इतना हो गया, और ये आपका 45 हो जाएगा।
90-45 कितना होता है, 135 ही होता है, तो 135 डिग्री घूमेगा। अब यही चीज़ हमें समझना है कि पश्चिम किधर जाएगा, तो पश्चिम को भी 135 डिग्री जब हम घुमाएंगे, 90 हो गया, 45 तक ले जाएंगे, तो मतलब ये उत्तर और पूर्व हमारी दिशा हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या को ज्ञात करना है। समझिए ध्यानपूर्वक। कोई संख्या 16%, मान लीजिए x का 16% है, तो x गुणे 16/100 धन 21 जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती। स्वयं संख्या मतलब x प्राप्त होगी, x माना है तो x ही प्राप्त होगी, ये लिखा हुआ है ना, स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो x प्राप्त होती है। इतना कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 4 चौक 16, 25 चौको 100, 4/25 आ गया, या 4x/25 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4x/25 धन 21, और बराबर है जो x था उसको हम -x बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 4x धन 25 -x धन 21 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे जो 4x/25 -x धन 21 बराबर जो 0 था, यहाँ पे हमने 25 इनका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे देखेंगे, 4x आ जाएगा और यहाँ पे -25x आ जाएगा, धन का 21 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए समझिएगा, 4x यहाँ पे माइनस था, ठीक है, 4x ऋण 25x आ गया, तो 4x और 25x मतलब कितना आ गया, 21x आ जाएगा ना। तो 21 आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन कर लेना है आपको, और कुछ नहीं करना है, या 21 को आप लोग बाहर कर दीजिए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, 4x - 25x/25, 21 को यहाँ पे -21 कर दीजिए बराबर में। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि अब इस प्रकार को हमारा जो मान प्राप्त होगा वह कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, वह 25 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 25 वैल्यू आ जाएगी। यही तो हमारा आंसर कह रहा है कि अब आपको बताना आंसर कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करें। और 40 प्रश्न कर चुके हैं, 10 प्रश्न और फर्स्ट पार्ट पर करने जा रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चनों का यह पार्ट रहेगा। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। समझिएगा, बहुत ही डिफरेंट प्रकार का प्रश्न दिया गया है। टोटल सदस्य 5 सदस्य हैं इसमें, और औसत 20 दिया गया है, यानी 5 × 20 बराबर टोटल 100 वर्ष। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 100 को इधर लाएंगे, 100 माइनस 5 × 10 हो जाएगा। 5 × 10 क्यों होगा, ये तो आप सोचेंगे भाई 20 पंचे 100 हो जाएगा आपका। 100 माइनस 5 × 10 इसलिए होगा कि सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। ठीक है, 5 सदस्यों में सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, तो 100 माइनस 5 × 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 50 आएगा। 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 वर्ष आ जाएंगे। कितना आ रहा है, 50 वर्ष। अब इस 50 वर्ष में टोटल 5 सदस्य है, 5 का भाग कर दीजिए, 5 कम 15 50, 10 वर्ष आएगा। यानी कि 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 है, तो परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। तो जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब उस परिवार की औसत आयु 10 वर्ष थी। एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं। सदस्य 5 हैं, सबकी औसत जो दी गई टोटल 20 है, 100 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 5 × 20 100 वर्ष टोटल हैं। 100 माइनस 5 × 10 कर लेंगे, क्योंकि टोटल 5 सदस्य हैं और छोटा सदस्य जो यहाँ पे 10 वर्ष का है, इसे परिवार का सबसे छोटा सदस्य माइनस करेंगे, तभी तो हमें पता चल जाएगा कि 5 सदस्यों में एक जो सदस्य सबसे छोटा 10 वर्ष का है। तो 100 में से जब हम -50 करेंगे तो 50 वर्ष हमारा निकल के आएगा।
अब 50 वर्ष में भी हम फिर 5 का भाग करेंगे, क्योंकि टोटल 5 सदस्य है। अब इसमें से हमें पता चल जाएगा सबसे छोटा जो है उस टाइम कितना औसत थी, तो 5 दहम 50, तो 10 वर्ष थी। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी, 10 वर्ष थी। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कोई एक परिधि है, ठीक है, मान लीजिए 4 पाई है उसको, और परिधि सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और इसमें 4 पाई जो है बढ़ा दी जाती है, 2 पाई हो, किसी परिधि की 4 पाई से 8 पाई जो है बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो 2 पाई आर बराबर 4 पाई। वृत्त की परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर सूत्र होता है, मान दिया गया 4 पाई, तो 2 पाई आर बराबर 4 पाई। तो यहाँ पे आर बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4 पाई बटे 2 पाई, 2 पाई। तो आर की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल आई 2 पाई। आर का मान कितना हो गया, यानी त्रिज्या वृत्त कितनी आ गई, 2 पाई आ गई। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और आर का मान 2 पाई है, और पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4 पाई। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी आर की, कितनी आई थी, 2 पाई आके आई थी, तो 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 पाई R1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 पाई R1 की वैल्यू यहाँ पे 8 पाई, क्योंकि 4 पाई से बढ़ा के 8 पाई की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 पाई R1 की वैल्यू 8 पाई है, तो R1 बराबर क्या आ जाएगा, 8 पाई बटे 2 पाई। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू आपकी 4 पाई आ जाएगी, R की वैल्यू 2 पाई थी और R1 की वैल्यू 4 पाई आ जाएगी, ठीक है, यही अब समझना है। तो पाई R1 स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर, यानी कि टोटल 16 पाई आ जाएगा। कितनी आ जाएगी, 16 पाई। तो ये कितना क्षेत्रफल होगा, उसका कितना क्षेत्रफल होगा, गुना होगा या आधा होगा, तो ये 16 कितना होगा, 4 गुणे 16 होता है, तो 4 गुना हो जाएगा। कोई वृत्त की परिधि अगर 8 पाई बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, क्योंकि 16 पाई हमारी वैल्यू आ रही है, तो 16 पाई हमारे परिधि का 4 गुना हो जाता है। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान बताइए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। n बराबर 15 दिया गया है, तो n + 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 ही आएगी। तो n + 1 बराबर 15 गुणे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो n + 1 बराबर 30 आ जाएगा, n + 1 बराबर 30 आ जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 30 - 1 अर्थात 29, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोण क्या ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर दिया गया हो। ध्यानपूर्वक समझिएगा ये किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो कोटि पूरक मतलब 1:1, अर्थात x धन x बराबर 90, अर्थात 2x बराबर 90। तो x बराबर 90/2 मतलब 45 डिग्री, क्या जाएगा, सी ऑप्शन। कोण ज्ञात है जो कोटि पूरक दिया हुआ है, यानी 1:1, अर्थात x धन x बराबर 90 हो जाएगा। 2x बराबर 90 यानी कि 2x बराबर 90 दिया जाएगा, तो x की वैल्यू 90/2 आ जाएगी, अर्थात 45 ही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। √7 धन √6 इंटू √7 ऋण √6 प्लस 200 का मान होगा। a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है ना, a + b a - b बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस 200 कर लीजिए, यानी √7 का वर्ग 7 ही आएगा, √6 का वर्ग 6 आएगा, यानी 7 ऋण 6 धन 200। तो 7 ऋण 6 की वैल्यू 1 आएगी और 200 ये हो गया, तो 200 और 1 को जोड़ेंगे 201 आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भैया 7 ऋण 6 धन 200 दिया गया है, तो 1 धन 200 बराबर 201 ही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि संख्या ये दी गई है इससे 3 से विभाज्य है, तो जो आपका ये दिया गया क्वेश्चन मार्क अंत में, इसके स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, 3 से विभाज्य होना चाहिए। इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए बहुत ही आसान से ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ और इस ट्रिक को आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है।
इन सभी को प्लस कर लीजिए। 5 धन 1 धन 3 धन 2 धन 4 धन 1 धन 6, टोटल प्लस कर लीजिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 1 6, 3 9, 2 11, 2 13, 13 1 14, 14 6 22, 22/3। अब 22 में कितना जोड़े, 8 जोड़ें तो 22 8 30/3, ये कट जाएगा। इसके बाद और भी देख लेते हैं। 6 जोड़ते हैं 28/3, ये पूरी तरह से नहीं विभाजित होगा। 6 के बाद अब कौन सी संख्या जोड़ें, 7 जोड़ते हैं 22 7 29, ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगर 9 जोड़ते हैं तो 22 9 31, ये भी पूरी तरह से नहीं हो रहा। मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है कि 22 में अगर हम 8 सबसे बड़ा अंक जोड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 8 आ जाएगा तो वह 3 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 22 8 30 टोटल योग हो जाएगा इनका। जब टोटल 30 योग हो जाएगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 8 आ जाएगा। दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक 462 हो तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। एक प्रश्न जरूर एलसीएम एचसीएफ से पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 6x मान लीजिए, 6x और 11x मान लीजिए, इनका अनुपात है। इसके लिए क्या होता है, लासा लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये होता है ना फार्मूला, आपने देखा होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक 462 दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया है और मान लेते हैं गुणे महत्तम को हम x मान लेते हैं बराबर पहली संख्या आपकी दी गई 6x गुणे दूसरी संख्या 11x। तो 6x 11 11 6 का 66, तो 66x² हो जाएगा। x स्क्वायर से x, ये x स्क्वायर से x कट जाएगा तो 462 बराबर 66x, 462 बराबर 66x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 462/66 कर लीजिए। 7 से कट जाएगा, 66 का गुणा अगर 7 से करेंगे 462 ही आएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों की ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या हो सकती है। देखिए ऋण संख्या आप लोग समझ गए होंगे, बड़े की संख्या। ठीक है, दोनों भाइयों का आयु का योग तथा अंतर दोनों की ऋण संख्या है। योग और अंतर दोनों समझिएगा। मान लीजिए दोनों भाई जो है x और y, इनकी आयु है। क्या समझेंगे, नहीं देखिए डायरेक्टली इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, 23 धन 8 करेंगे पहला ऑप्शन तो 31 हो जाएगा। 23 धन दूसरा ऑप्शन जो 12 दिया गया है और वो करते हैं तो 23 धन 33 और 33 और 2 कितना हो जाएगा, 23 धन 33 2 35। फिर 23 धन 18 करिए, 23 धन 18 41 आ जाएगा। और 23 धन आप अगली संख्या 21 करेंगे तो 23 और 21 कितना आ जाएगा, 23 दूनी 20 दूनी 40 और 44 दोनों समान है। यानी 31 और 41 ये दो संख्याएं हमारी ऋण संख्याएं आ रही हैं। यानी 8 और 18 वाला, 8 और 18 ए ऑप्शन होगा या सी सही होगा, ऋण संख्याएं। अब इनमें हमने योग देखा, अब अंतर भी देख लेते हैं, क्या अंतर में भी योग आता है। तो देखिए 23 माइनस 18 कितना आएगा 5 और 23 धन 18 कितना आ जाएगा 41। तो ये दोनों ऋण हैं, दोनों विषम हैं। तो हमारा जो छोटी उम्र क्या हो सकती है यहाँ पे 18 वर्ष हो जाएगी, ये वाला सही हो जाएगा। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। इस टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग मान लीजिए x और y है, इनका योग 48 दिया हो तो क्या अनुपात नहीं होगा, 3:5 दिया गया है, 2 6 दिया गया है, 2 5 दिया गया है। देखिए 3 5 करेंगे तो आपका ऑलरेडी हो जाएगा, 5 7 ये भी हो रहा है, 12 6 2 8 ये भी हो रहा है, लेकिन 5 2 7 ये अलग हो रहा है। क्योंकि 2x धन 5x अगर करते हैं
बराबर 48 करते हैं तो 5 दूनी 7 होता है, 7 का 48 से नहीं कटेगा। बाकी 6 2 8 कट जाएगा आपका, 5 7 5 12, 5 3 8 ये भी कटा, लेकिन 5 2 7। तो देखिए यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात है 2:5 का अनुपात जो है नहीं, कदापि नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 50वां प्रश्न है, n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक होगा। समझिए, n के विषम पूर्णांक होने पर इनमें से कौन एक सम पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक विषम है लेकिन सम आपको बताना है कौन सा होगा। तो 3n-8 बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणे 1 ऋण 8 बराबर, इस प्रकार 5n² धन 4, 3 गुणे 1 का स्क्वायर धन 4 बराबर 5 4 9 आ जाएगा। तीसरा देखिए 3n धन 5, 3 गुणे 1 का वर्ग धन 5 बराबर 8, ये आ रहा है आपका। क्या कह रहा है, सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक आपका सी में आ जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आज के मैथ्स के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों में से जो हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर सीरीज लेकर आए हैं। तो पार्ट 1 में दोस्तों हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और ये पूरा आपका कंप्लीट तैयारी कर देगा। मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स कंसेप्ट की बात करें, संपूर्ण कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। 15 में से 15 की तैयारी हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। और आगे आने वाले जो हम 150 प्रश्न करेंगे, सारे प्रश्न कंबाइंड हो जाएंगे। कुछ पूछे गए प्रश्न हैं, कुछ संभावित प्रश्न होंगे और इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, या हो सकता है यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम पर आ जाएँ। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को जरूर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आने वाले पार्ट भी मिल जाए। और बेहतरीन आपके आने वाले जो मॉडल पेपर होंगे, संपूर्ण मॉडल पेपर आएगा, प्रैक्टिस पेपर आएंगे, सारे आपके इसी फैमिली के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से, टीचर्स फैमिली के माध्यम से आपको ज़रूर प्रोवाइड होगा। और इसी तरह प्रिपरेशन करते रहें ताकि बेस्ट तैयारी हो सके। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों